क्या आशीष? किसमें डाउट है आशीष? बोलो। सर S1 मैकेनिज्म में आप ये सॉल्वेंट नहीं लिया था? क्या? S1 मैकेनिज्म बताया था ना सर, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। बाय द एक सेकेंड। बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। सो इसमें सर सॉल्वेंट नहीं लिया, सॉल्वेंट की जरूरत नहीं। तो इसके पहले बताया था ना सर नॉर्मल कंडीशन में कि अगर सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो हम लोग को रिएक्शन नहीं मिलेगा देखने को। अरे मैंने इस रिएक्शन के लिए स्पेशली लिखा है यहाँ पे नो रिएक्शन। हर रिएक्शन एक जैसा थोड़ी चलता है। ऐसा है क्या कि यस सर। अगर आपको एसिडिटी हो रहा है तो आप और मसालेदार खाना खाते हो? ऐसा है क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो रिएक्शंस जो है, हर रिएक्शंस के साथ अपना अलग कंडीशन है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। तो और सर ये 1 डिग्री अल्कोहल और इसका भी कंडीशन 1 डिग्री कार्बन के जैसा है? मतलब मतलब सर 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल को सर पहचानेंगे कैसे? अरे 1 डिग्री का देखो मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारे पास वही सर जो 1 डिग्री क्या। कार्बन में आप बताए थे, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, हाँ, जैसे 1 डिग्री कार्बन बताया था ना आपको। ठीक है। वैसा ही। जैसे देखो ये हमारे पास चार कार्बन के चार बॉन्ड है। ठीक है। अभी 1 डिग्री का मतलब क्या है कि कार्बन, जिस कार्बन को हम देख रहे हैं, मान लीजिए इस कार्बन को हम देख रहे हैं। ठीक है। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन से ही जुड़ा होगा और बाकी सभी बॉन्ड्स जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। ठीक है। तो ये जो है ये मेरा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब, अगर मान लो ये वाले को मैं हटा दूं, अगर इसको मैं हटा दूं और इसके जगह पे कार्बन लिख दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2 डिग्री। ठीक। उसी तरीके से अगर इसको हटा दिया जाए और यहाँ कार्बन लगा दिया जाए, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक। उसी तरीके से इसको हटा दिया जाए और कार्बन लगा दिया जाए, तो अब ये हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। समझ में आया बात? तो जब हम अल्कोहल से डील करेंगे तो यही सारा चीज अल्कोहल में बदल जाएगा। मान लो मेरे पास एक कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे मान लो मैंने अल्कोहल लगाया, तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके इस पर्टिकुलर कार्बन का 4 बॉन्ड होगा। तो इसमें से एक, ये इसका एक बॉन्ड जो है वो कार्बन के साथ है, ये वाला। तो इस वजह से ये कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अगर इसी को, इसी चीज को मैं वापस से अप्लाई करूं, वही थ्योरी, कि क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और यहाँ पे लगा दिया कार्बन, तो अब ये हो जाएगा मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक। उसके बाद इस हाइड्रोजन को हटा दिया, इस हाइड्रोजन को अगर हटा दिया और वापस से यहाँ क्या लगा दिया, कार्बन, तो अब ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सिर्फ कार्बन के लिंकेज का फर्क है। ठीक है। समझ में आया आशीष? क्लियर है सबको, बाकी लोगों को भी?
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किसको कहेंगे? ठीक है, अभी मान लो मुझे 1 डिग्री अल्कोहल लिखना है, यहाँ 2 डिग्री लिखना है, यहाँ 3 डिग्री लिखना है, तो तीनों को आप एग्जाम्पल खुद से भी डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ जो किताब में दिया हो वही हो, ठीक है, हम एग्जाम्पल अपना भी बना सकते हैं। तो ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो हमको सिंपली लिखना है, अगर C2H6 होता है मेरे पास, ये मेरा अल्केन है, तो अल्केन से हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाना है, तो C2H5OH, ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। समझ में आया बात? तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट है किसी में? बाकी लोगों को कोई डाउट है? ठीक, देखो सबको रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है पढ़ाने, ऐसा लगता है समझ में आ रहा है आप लोग को। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में फिजिकल प्रॉपर्टी लिखने नहीं आएगा, लेकिन इस फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। आप चाहो तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और जो तरीका कल आपको बताया था रिएक्शंस याद करने का, आपको उसी चीज को फॉलो करके रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द लोअर मेंबर CH3F, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl and C2H5F are gases at room temperature, ठीक है। CH3I and member up to C18 are colorless sweet smelling liquids। अब देखो आपको मैंने 11th में पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको अल्केन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये अल्केन्स के प्रॉपर्टीज से ही निकल के बाहर आती है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होगा। अब जैसे देखो एक सिंपल सा लॉजिक आपको दे रहा हूँ कि जब हमारा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, तो जनरली जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का 1 से लेकर के कार्बन 3 तक ये हमको गैस शो करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 3 तक ही होगा, हो सकता है 1 से लेकर 2 भी हो, मतलब 1 और 2 ही हो सिर्फ। ये भी हो सकता है कि 1 और 2 और 3 हो, ठीक है। तो ये जो रेंज है ये वेरी करता है, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट रेंज है मैं इस रेंज को लेकर चलता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेंज जो है मैं इस रेंज को लेकर चलता हूँ कि C1 से अगर C3 का कोई कंपाउंड है हमारे पास तो वो गैसियस फेज में होगा, ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन है। याद रखने का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रॉपर्टीज को हम याद रख सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन है देखो, C4 से लगभग C15 या फिर C16 या फिर C17 और C18, ठीक। ये आपका 19 भी जा सकता है, मैं यहाँ 19 भी ऐड कर देता हूँ, ठीक। ये मुझे लिक्विड फेज में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, C18 से 20, मतलब C18 हो चाहे 19 हो चाहे 20 हो, ठीक है। ये स्टार्ट होगा कहाँ, यहाँ से, और
सी जाएगा हायर, हायर कार्बन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी जो है ये हायर रेंज को शो करेगा, तो इसे हम कहेंगे सॉलिड फेज, इसे हम कहेंगे सॉलिड फेज। अभी आप प्रॉपर्टीज अगर जिनको याद होगा हाइड्रोकार्बन्स का, तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस का जो हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे, वहां पे भी आपको लगभग यही रेंज देखने को मिल जाएगा। आपके पास नोट्स है अगर, तो आप उठा के चेक कर सकते हो। और याद रखने का एक सिंपल सा लॉजिक भी यही है। देखो एग्जाम में अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक, ध्यान से सुनिए, अगर आप थ्योरी लिख रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टीज लिखने के लिए कहा गया है, तो ये जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें आप चाहो तो अपना खुद का रेंज भी घुसा सकते हैं। ठीक है, आप एक रेंज को मेंटेन रखिए, C1 से C3 या C2 ही आप रखेंगे जो गैसियस फेज में होगा। ठीक है, C1 से C2 या C3 आप गैस फेज में रखें, और C4 से C18 आप लिक्विड फेज में रखिए, और C18 से हायर कार्बन जो हम जाते हैं वो सॉलिड फेज में रखिए। ठीक है, अभी आप इसमें अपना रेंज अगर ऐड कर देते हो, मान लो C4 से आपने C15 लिखा, तो ये इतना याद नहीं रहता किसी को। ठीक है, हर किसी कंपाउंड का इतना रेंज किसी को याद रह नहीं सकता, क्योंकि केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में नहीं याद आ रहा है कि भाई हेलो अल्केन का जो रेंज है, ये रेंज किस लेवल में है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से आप क्या करो, C1 तो रखो, C1 से C3 तो आप कंपलसरी रखिए, या C2 रखिए जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ एक्चुअली C2 गैसेस में दे रखा है, और C3 से C18 आपका लिक्विड्स है, और उसके ऊपर जाएंगे तो आपको सॉलिड मिलेगा। तो आप यहाँ पे C1 से C2 पक्का याद रखिए, लेकिन आप C3 से C18 आपको अगर याद नहीं है तो आप C17 भी लिख सकते हैं, चाहे C18 या C19 भी लिख सकते हैं, इतना किसी को याद नहीं रहता। ठीक है, तो मैंने आपको एक रेंज दिया है। ठीक, ये एक रेंज दिया है कि सी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये रेंज आपको याद रखना है कि इस रेंज के बीच मेरा गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी भी कार्बन कंपाउंड का एग्जिस्ट करेगा। देन पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट अल्केन्स। ठीक है, जाहिर सी बात है हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, पेरेंट अल्केन से, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमने नॉर्मली क्या देखा है, हम पढ़ रहे हैं अल्केन। ठीक है, अभी अल्केन के बाद यहाँ से क्या जुड़ रहा है, तो एक हेलोजन एटम जुड़ रहा है। ठीक, तो हेलोजन एटम्स की जो बॉन्डिंग होगी वो जनरली ज्यादा होगी, जिसके वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रेंज क्या है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमें किसको देखने को मिलेगा, तो RI के लिए देखने को मिलेगा, देन RBr देखने को मिलेगा, देन RCl, और फिर RF, अमंग आइसोमेरिक RX। ठीक है, आइसोमेरिक कहने का मतलब है जो आइसोमर्स बनाते हैं उस टाइप के कंपाउंड्स। अमंग आइसोमेरिक RX डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज, सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक, रीजन क्या है, तो रीजन अगर हम देखना चाहें इसका, तो रीजन मैं देखो इस तरीके से आपको समझा सकता हूँ कि अगर यहाँ पे एक X लगा हुआ, तो ये मेरे पास प्राइमरी हो गया, उसके बाद ये मेरे पास सेकेंडरी हो गया, और ये मेरे पास, सॉरी ये सेकेंडरी हुआ। ठीक है, और ये मेरे पास टर्शियरी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने जनरली क्या पढ़ा है कि मिथाइल ग्रुप जो है, ठीक है, ध्यान से देखिए, मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कहता क्या है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है, उसमें से प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होगा, टर्शियरी का कम होगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो बॉयल होना चाहिए और उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाने चाहिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका उसका बॉन्ड्स टूटना चाहिए। ठीक, अभी आप टर्शियरी को देखो, टर्शियरी में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो एक इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, एक इधर से देगा, और एक इधर से सप्लाई करेगा। ठीक है, तो तीनों जब कार्बन को देंगे, तो ये जो हैलोजन एटम है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा
कि और पावरफुल्ली इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, इसके वजह से हमको बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम से कम देना होगा ताकि ये बॉन्ड्स टूट जाए। वही चीज उल्टा होगा मेरे पास प्राइमरी के साथ। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये है मेरा 3 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से प्राइमरी स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कम है। देन सेकेंडरी उससे थोड़ा कम स्ट्रांग होगा, टर्शरी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होगा इस वजह से। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से मेरा डिक्रीज करेगा। देन पॉइंट नंबर सी, RF and RCl lighter than water, RBr and RI heavier than water। यहाँ पे डेंसिटी कंपेयर की गई है वाटर से। ठीक है, RF जो है वो हल्के होते हैं, RCl हल्के होते हैं, और RBr और RI जो है वो हेवियर होते हैं। तो देखो इसका जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी निकल के आ रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट से। पेरेंट अल्केन का मतलब होता है जैसे उसका माँ बाप। ठीक है, अभी जैसे देखो आपका आपका नाम क्या है, आशीष बर्नवाल। तो जो बर्नवाल सरनेम है वो किससे आया, तो आपके माँ बाप से आया। उसी तरीके से किसी का नाम में सिंह जुड़ा हुआ है तो उसका वो सिंह नाम कहाँ से आया, तो उसके माँ बाप से आया। तो पेरेंट अल्केन कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड, जैसे देखो यहाँ पे CH3F है। ठीक है, तो CH3F किससे बना होगा, CH3F बना होगा इससे। ठीक है, इसी से बना होगा। ठीक है, अभी देखिए तो इसमें ये जो है ये मेरा पेरेंट अल्केन कहलाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है मीथेन का, ये पेरेंट अल्केन कहलाता है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3 समझा रहा था आपको। पॉइंट नंबर 3 जो है ये पॉइंट नंबर 1 से उठ के आता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये गैस है रूम टेम्परेचर पे, इसी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसका डेंसिटी जो है वो कम होगा, और इसी वजह से ये वाटर के डेंसिटी से कम होता है। देन Br और आयोडीन, ये जो है आपका लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और इसी वजह से ये हैवी होते हैं वाटर से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट से कंपेयर होकर निकलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, कंपेयर्ड यूजिंग डेंसिटी। ठीक है, कंपेयर्ड यूजिंग डेंसिटी। देन पॉइंट नंबर डी, RX are polar covalent compounds। ठीक है, RX are polar covalent compound but insoluble in water because they cannot form hydrogen bonds, they dissolve in organic solvents। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, तो RX मतलब C और X। ठीक है, X की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो हम कह सकते हैं कि भैया कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है इस हेलोजन को। तो देने और लेने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक माइनस चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे एक प्लस चार्ज डेवलप होगा। लेकिन चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जो यहाँ पे माइनस और प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होता है ये काफी कम होता है, टेम्पररी होता है। इसीलिए इसे हम डेल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब चूंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये फिर भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों सॉल्युबल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते, इस वजह से सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जगह पे अल्कोहल जो है, इसके जगह पे OH। ठीक, OH जो है ये अगर वाटर में मिक्स हो जाए तो ये बॉन्डिंग दिखाता है।
दिखाने का रीजन क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड करता है। इसी वजह से शाम होते ही आराम से लोग दारू पानी में मिला के पी सकते हैं, ठीक है। तो यही फर्क है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के मिक्सिंग नहीं मिक्स होने का और अल्कोहल के मिक्स होने का। तो जो वाटर में मिक्स नहीं होगा, मतलब जो पोलर सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको कहेंगे? जैसे CS2 हो गया मेरे पास, CCl4 हो गया मेरे पास, आयोडीन का सोल्यूशन हो गया मेरे पास, बेंजीन हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉल्विन हो गया, नेप्थलीन हो गया। तो ये सभी मेरे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहलाते हैं, और उसमें ये पोलर कोवलेंट सॉल्वेंट जो है वो आसानी से क्या, आसानी से उसमें डूब मर सकते हैं, ठीक है, या आसानी से उसमें घुल सकते हैं। देन पॉइंट नंबर ई, Rx burns with a green flame due to interaction of X with copper wire, ठीक है। बेलेंस्टेन टेस्ट, ये एक टेस्ट है जो नेमिंग टेस्ट है, ये आपको याद रखना होगा। इन्होंने एक टेस्ट किया था, ठीक है। ठीक, ये आपको बोर्ड में तो कभी नहीं आने वाला, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंपटीशन पर्पस के लिए। ठीक है, देखो जिनके पास नोट्स, अगर हो सकता है ऑनलाइन आपको नोट्स लिखने में तकलीफ हो रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये सेम चीज मेरा पिछले साल के नोट्स का भी है और उसके पिछले साल के नोट्स का भी है, ठीक है। और इसका एक कॉपी कोचिंग में हमेशा रहता है, तो आप चाहो तो जब भी आप जाएंगे वहां से आराम से ले सकते हैं, लेके जेरोक्स करा सकते हैं और उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्लेम है ये बर्निंग फ्लेम है। कॉपर को और हेलोजन को एक साथ जलाया जाता है, जिसमें मुझे ग्रीन कलर देखने को मिलता है, ठीक है। बेल्स्टीन टेस्ट इसे कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन पर्पस के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट एफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा RF का होगा, फिर RCl, फिर RBr और उसके बाद RI। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये कैसे देखेंगे हम? ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने का मतलब क्या है कि फ्लोरीन जो है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ सकता है। वो इसलिए कि जैसे 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 देखिए हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं, तो हैलोजन से मेरे पास जैसे ये एक्स है, एक्स के यहाँ पे क्या, हम क्या क्या मिलेगा मुझे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा मुझे फ्लोरीन के साथ देखने को मिलेगी। देखने को क्यों मिलेगी? तो यहाँ पे साइज फ्लोरीन का सबसे छोटा है एज कंपेयर टू इन चारों के बीच में। तो साइज सबसे छोटा है, तो मुझे यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर जो है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। उसी जगह पे आयोडीन का जो साइज है, ये साइज सबसे बड़ा है इन चारों में, ठीक। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता चला जाएगा, और इसी वजह से हम थोड़ा सा अगर हीट करेंगे इसको, आयोडीन को, तो मुझे ये क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ के दे देगा, ठीक है। देने का रीजन ही यही है कि जितना बड़ा साइज होगा उसके बीच में बॉन्डिंग उतना कमजोर होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है सबसे पहले फ्लोरीन का होगा, क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। देखिए ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर हम देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर तब बढ़ता है किसी भी मॉलिक्यूल का जब उसके बीच में बॉन्डिंग सबसे ज्यादा हो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। हम्म, देखिए मैं यहाँ एक रिलेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग 11th में, ठीक है। मैं फिर से रिलेशन लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बॉन्ड लेंथ, अरे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसे एक सेकंड,
strength ठीक है, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इस चीज को याद रखिएगा, आपको स्टेबिलिटी देखने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो कि हम आयोडीन की अगर बात करें तो आयोडीन और ये आर जो है अल्कोहल का ग्रुप, इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए बॉन्ड लेंथ इतना ज्यादा है। ठीक है, मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे आयोडीन का, तो आयोडीन का साइज ऐसे ही बहुत बड़ा होता है। तो दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। ठीक है, साइज की वजह से। लेकिन इसी जगह पे अगर हम आर एफ की बात करें, ठीक, तो आर का जो साइज है और फ्लोरीन का जो साइज है, ठीक है, फ्लोरीन का साइज आयोडीन से काफी छोटा होता है। तो आप क्या देखेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम एफ ओ ए। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम एफ ओ ए। ठीक है, एफ ओ ए का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी। तो रिलेशन कहाँ से निकल के आएगा, हमारे पास रिलेशन निकल के आएगा यहाँ से, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो उस तरीके से हम यहाँ पे इस रिलेशन को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपका, चाहे कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, हर किसी में आप इस फंडा को अप्लाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखने के लिए। देन यहाँ तक क्लियर है सबको, ये पॉइंट क्लियर है सबको, स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का। बाकी लोगों को ठीक है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिखाया गया है, आर आई इज लिस्ट स्टेबल एंड डार्कन इन लाइट ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, सबसे कम स्टेबिलिटी होने की वजह से लाइट के प्रेजेंस में ये काला पड़ जाता है। ठीक, और उसका रिएक्शन, जनरल रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। देन नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे, एलिमिनेशन पढ़ेंगे, और भी चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ ये पार्टीशन दिया गया है, मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं, उसको उसी रिएक्शन में याद करता है। जैसे जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है आपको न्यूक्लियोफिलिक में ही याद करना है। ऐसा नहीं कि ये रिएक्शन एलिमिनेशन में याद कर लिए और इधर का मेथड उधर लगाना चालू कर दिए। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसमें इस वर्ड का एक मतलब है। ठीक, वर्ड और जो पूरा लिखा हुआ उसका सेम चीज है। जैसे ये एस जो है ये स्टैंड करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये जो एन है ये स्टैंड करता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए। ठीक, तो न्यूक्लियोफिलिक एसएन रिएक्शन ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। ठीक है, देखिए SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, यहाँ पे हमें केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है, या यूं कहे तो केमिकल काइनेटिक्स का हम थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस जो हैं SN1 और SN2 रिएक्शन, ये हमें बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शंस को भी समझाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन समझाने का क्या मतलब है, देखो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, ठीक है, देन जीरो ऑर्डर पढ़ा। तो इन सब का मतलब क्या है कि जब जीरो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर रिएक्टेंट में, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हमको बना के दे रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए या फिर बी किसी एक पे डिपेंड करेगा। वही अगर सेकेंड ऑर्डर की हम बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेट ताकि याद रहे। रेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो SN1 और SN2 मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, SN1 मैकेनिज्म जो है ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है और SN2 जो है ये जनरली सेकंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। अभी मैकेनिज्म पढ़ना है तो हमको ये चेक करना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किधर से उठ के किधर जा रहा है और कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है। ठीक है, हम बस इसको मैकेनिज्म में यही चीज पढ़ते हैं। बस SN1 और SN2 का मतलब ये है कि एक जगह आपका एक रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा और एक जगह दोनों रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एक जगह सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और एक जगह आपका सबस्ट्रेट प्लस न्यूक्लियोफाइल इन दोनों के ऊपर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे डील करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे thus the carbon atom of the CX bond becomes center to attack by a nucleophile। ठीक है, पोलैरिटी के वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है इस C प्लस को अटैक करता है। हमने जितने भी मैकेनिज्म देखा उसमें यही देखा है। ठीक है, अब हम चले आते हैं अपने SN1 और SN2 मैकेनिज्म के ऊपर। ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हम मैकेनिज्म के बाद देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, तो उसमें सबसे पहला SN1 मैकेनिज्म है। SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, और उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। The mechanism involves two steps. Consider the hydrolysis of tert butyl bromide with aqueous NaOH। ठीक है, यहाँ पे देखिए टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है कि आपके पास एक कार्बन है और इस कार्बन से 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन है मेरा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 डिग्री कार्बन। ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल 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 4 कार्बन के लिए आया, और उसके बाद ये हमारा ब्रोमाइड। ठीक है, शॉर्ट में से टी अल्काइल ब्रोमाइड भी लिखा जाता है। अब देखो जितना भारी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जितना भारी मॉलिक्यूल कहने का मतलब उसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्लो काम करेगा। इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा, तो एक तो मेरे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, प्लस एक मेरे पास न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मेरा जो है वो ये हो गया और न्यूक्लियोफाइल सच ही जाएगा, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, अभी देखो स्लो स्टेप क्या है, ये हमारा पहला जो है वो स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बड़ा है तो इससे मुझे कार्बोकेटायन बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ब्रोमीन अलग होगा, जब हम इसे हीट करेंगे तो ब्रोमीन अलग होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके बाहर निकलेगा। ठीक है, मुझे एक कार्बोकेटायन का यहाँ फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कार्बन से। इस वजह से ये क्या करेगा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा और उसे पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा। तो ये मेरा स्लो स्टेप हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, दैट इज नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है OH का ग्रुप, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, वो क्या करेगा, आपको वापस से OH इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके अटैक करेगा। जैसा हमने पहले मैकेनिज्म में पढ़ा है
कि न्यूक्लियोफाइल आके कार्बो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है और एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये वहीं पे करेगा। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो हमेशा फास्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा, दैट इज टी अल्काइल अल्कोहल, टर्ट अल्काइल अल्कोहल, और एक दूसरा कंपाउंड मिलेगा टर्ट अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। कब मिलता है? जब हम ये मतलब जाहिर सी बात है, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल तो यूज कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे दो अलग अलग दो कंपाउंड्स एक साथ दिखा दिए जाते हैं, ठीक। और ये एक्चुअल में हमें एक नया आइसोमरिज्म का फॉर्मेशन करके देता है, ठीक है। तो आइसोमरिज्म हम पढ़ेंगे इसमें, या मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाया है ऑलरेडी 11th में, आप चाहो तो वो भी आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो ये रिएक्शन है दिस इज फास्ट रिएक्शन, ठीक। हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रेट ऑफ रिएक्शन इस स्लो रिएक्शन के वजह से हमको देखने को मिलता है, ठीक। तो स्लो प्रोसेस मुझे कहाँ पे मिल रहा है? स्लो प्रोसेस मुझे ये फर्स्ट स्टेप में ही देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ही देखने को मिल जा रहा है। तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट होगा, ये रेट किस पे डिपेंड करेगा? ठीक, एक कांस्टेंट साइन के आएगा, और यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट लूंगा दैट इज सबस्ट्रेट, ठीक। सबस्ट्रेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फास्ट है, फास्ट के वजह से हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक। तो जो भी मुझे रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा वो मुझे स्लो स्टेप की वजह से मिलेगा। और स्लो स्टेप कौन सा है मेरा? तो स्लो स्टेप है ब्रेकेज ऑफ हेलोजन और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, ठीक है। इस वजह से इसे हम SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैकेनिज्म क्लियर है सबको? ठीक है, देखो ये मैकेनिज्म पूरा खत्म नहीं हुआ है, आपका समय खत्म हो रहा है, ठीक। ये पूरा खत्म हुआ नहीं है, कल फिर वापस से आपको फिर से यही बताएंगे। जिनको नहीं भी समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िएगा इसे और फिर कल बता